वेलकम फ्रेंड्स, एचडी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे थे लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने प्रतिशत के 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से आपको परसेंटेज और कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालना, परसेंट निकालना, परसेंट हटाना सिखाया है। और उसके बाद में बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। और सेकेंड लेक्चर में मैंने उसका कुछ ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कराए हैं आपको। और आज का लास्ट लेक्चर है, ये 3rd लेक्चर। उम्मीद है इस लेक्चर में ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और ये आज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ दोस्तों। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा को पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी 32% अंक पाकर 24 अंकों से फेल हो गया। किसी विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वो 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। इन क्वेश्चनों को करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूँ, जैसे कि कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पास फेल, जीत हार। जहाँ भी आपको जहाँ भी ये शब्द आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में नज़र आए, कम ज़्यादा हो, ऊपर नीचे हो, आगे पीछे हो, या पास फेल हो, या जीत हार हो, समझ लो वहाँ अंतर की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ क्या अंतर की बात हो रही है, किसी परीक्षा में 40% अंक अनिवार्य थे, लेकिन वो 32% अंक लाया। ठीक है, तो 40% अनिवार्य थे, तो इसी के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पास होने के लिए 40% थे और फेल हो गया 32% पे। ठीक है, 40% अनिवार्य थे, लेकिन वो फेल हो गया कितना, 32% लाकर। 32% अंक लाकर 24 अंकों से फेल हो गया। तो 32% अंक लाकर 24 अंकों से फेल हो गया। वो 24 अंक, अगर हम उधर 24 अंकों से फेल हुआ और इधर 32 से और 40 तक जाने के लिए कितना अंतर है, 8% का। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। यहाँ हमारे हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है कि 24 अंकों से फेल हो गया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 8% से फेल हो गया, तो 8% बराबर हो गया 24 के। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ से 1% निकालेंगे, 8 × 24, 1% इक्वल टू 3। तो हमेशा बात 100 पर करते हैं, तो 100 इक्वल टू 300। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाए, तो उस संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब उस संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। किसी संख्या में, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, ये तो आप लोग जानते होंगे। कोई संख्या अपने आप में ही 100% होती है। अब उसमें पूछ रहा है कि 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 20%, 100% तो होती है, 20% की वृद्धि कर दी, कितना हुआ, 120% हो गया। ठीक है, 20% की वृद्धि की, 120% हो गया। अब क्या बोल रहा है, तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाए। अब यहाँ पर 10% की कमी कर दी जाए, तो 120 का 10% जो भी बनेगा उसको इसमें से घटा देंगे, तभी तो कमी होगी। 100 का 20% जब हम करेंगे, 100 का 20% 20 होगा, तभी तो कोई संख्या पहले 100 थी, 20% की वृद्धि के बाद में 120 हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब उस संख्या में 10% की कमी कर दी जाए, तो 120 में 10% की कमी, मैंने बोला था एक जीरो एक स्थान पीछे हट जाता है, दशमलव, तो वो 12। 120 में 10% की कमी की, तो मतलब 10% की कमी, 12 की कमी। 120 में 10% की कमी करेंगे, मतलब 12 की कमी। अब 120 में से 12 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 1 में से 1 गया 0, 108। 108 और 12 20। ठीक, कितना बचा हमारा, 120 में 10% की कमी की, तो 108 बचा। अब पूछ रहा है इसके बाद संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि संख्या में 8% परिवर्तन हुआ, 8% की वृद्धि हुई। ठीक है,
ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमारी कोई संख्या 100 होती है, 100 पर होती है, वही बात 20% की वृद्धि थी, 120 हो गई, 120 पर अब 10% की कमी की, 10% की कमी की, 120 का 10% 12 होगा, 12 120 में से 12 हटाए 108 बचे, ठीक है 108। अब पूछ रहा है कि तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो ज्ञात कीजिए। संख्या में परिवर्तन क्या हुआ, 100 था 108 रह गया, 100 थी संख्या 108 हो गई, ठीक है 100 थी और 108 हो गई संख्या, तो 8% का 8% की वृद्धि, या तो प्लस कर दो या फिर वृद्धि लिख दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, चीनी का कोई मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई, तो उसमें 20% की कमी होने पर उसकी खपत में, उसके स्टॉक में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है। मतलब चीनी का कोई मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई, ठीक है, तो हम उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर दें कि हमारा क्या बोलते हैं, वृद्धि करें कि खर्च हमारा जो है अपरिवर्तित रहे। मान लिया चीनी का मूल्य 100 था, 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 20% की कमी हो गई, यहाँ बचा हमारा 80% बचा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि खपत में कितने % की वृद्धि करेंगे, खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहने का मतलब कितना करें कि हमारा ये पूरा दोबारा 100 आ जाए, हमारा जो 100 था वो दोबारा से हमारा 100 हो जाए। अब यहाँ पर कितना कैसा क्या करें हम लोग, ठीक है। इसका निकालने के लिए कितने % वृद्धि करें, परसेंट वृद्धि पूछ रहा है, तो 80, 100 से 20% की कमी हो गई, 80 बचा, 80 से अब हमें 100 लाना है, 80 से अब हमें 100 लाना है, तो कितने % की वृद्धि करें। 80 से 100 तक लाने के लिए हमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन % तो हमें निकालना पड़ेगा। केवल एक आइडिया हमारा ये कि हाँ 80 से 100 तक जाने के लिए 20 की वृद्धि होगी, ठीक है। 20 की वृद्धि होगी, कितने पर होगी, 20 की वृद्धि होगी कितने पर होगी, 100 पर नहीं, 100 पर नहीं होगी, अब 80 पर होगी। अब जिससे रिलेटेड बात होती है उसी पर बात कर दें। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 20 की कमी है, उसको पूरा करने के लिए 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पर, 80 पर, और % के लिए है गुणा 100, ठीक है। 20 एकम 20 चौक 80, 4 दूनी 4 पंजे 25, 25% वृद्धि, 25%। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए की आय, क्वेश्चन दिया है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डाल कर आप रख लें, क्योंकि कभी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है ऐसे पूछ लिया, कभी पूछेगा कमल की आय विमल की आय से 10% अधिक है तो विमल की आय कमल की आय से कितने % कम होगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कैसे ही कभी कैसे ही, लेकिन इसका तरीका यही रहता है पूछने का। इसमें पूछा ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, ये माना ए, ये बी, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। बी की आय अगर हम 100 मान लें, ठीक है, बी की आय मान लिया हमने 100 है, 10% अधिक है तो ए की आय 110 हो गई, ठीक है। ए की आय 110 हो गई, क्योंकि 10% रहते थे कि 100 का 10% 10 ही होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। यदि ए की आय बी की आय 10% रहते तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो % कम करने के लिए क्या करेंगे, अब इन दोनों की आय में अंतर कितना है, 10 का, ये तो आप लोग को पता है। बी की आय ए की आय से कितने कम है, 10 कम है, 10 कम है, कितने पर कम है बी की आय ए की आय पर, 110 गुणा 100, बस क्वेश्चन हो गया। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 110 हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, बी की आय ए की आय से, मैंने बताया था का या से मीन्स नीचे होता है, कितनी अधिक है, % में पूछ रहा है। जब % में पूछेगा कि मतलब कितने % अधिक है कितने % कम है, का या से मीन्स तब हम लगाते हैं नीचे। फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो बी की आय कितनी कम है, 10 कम है, किससे कम है, ए से, का या से मीन्स नीचे, इसलिए इसको नीचे लगाए गुणा 100। इस 0 से ये 0 कट गया, इधर बचा हमारा 100/11, तो इसको जब हम काटेंगे 11×99 सही 1/11,
तो बी की आय जो है वो ए की आय से 11 से ही 1/9% माइनस मतलब कम है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां किस एक वृद्धि के समतुल्य होंगी। मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें दिया है कि 10% और 10% की दो क्रमवार वृद्धियां जो दी गई हैं वो किस एक वृद्धि के समतुल्य होंगी। समतुल्य मतलब बराबर होंगी। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से करते हैं। हमेशा आपको पता है कि हम बात हमेशा 100% पर करते हैं। कोई वस्तु हमारी 100% होगी, 100 है, उस पर 10% की जब वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि हुई, वृद्धि के लिए साइन ये कर लेंगे, तो 10% 100 पर 10% की वृद्धि 10 होगी। आपको पता है 100 पर 10% की वृद्धि 10 होगी, तो यहाँ से कितना 10 ऐड हो जाएगा इसमें, 10 और 100 10 110 हो गया। 100 पर 10% की वृद्धि 110 हो गया। अब पूछा था 10% की दो क्रमवार वृद्धियाँ दी गई हैं, एक तो 10% की वृद्धि होगी और दूसरी वृद्धि फिर 10% की दी है। ठीक है, 10% की वृद्धि फिर दे दी। अब किस पर वृद्धि निकालेंगे, अब 100 पर निकाली थी 10% की, तो 110 हो गया। अब इस 100 पर नहीं निकालेंगे दोबारा, अब हमारी टोटल संख्या होगी 110। ठीक है, पहले हमारे पास कोई पैसे थे 10 रुपये 100 रुपये, उस पर 10% की वृद्धि हुई 110 हो गए। अब 10% की वृद्धि हम दोबारा 100 पर नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास 110 रुपये हैं। ठीक है, तो हम इस 110 पर 10% की वृद्धि जब होगी, ठीक है, तो 110 पर 10% की वृद्धि 11 हो गई, तो प्लस इसमें 11 ऐड कर देंगे, 11 और 10 ये और ये मिलाकर कितना हो गया 121। अब क्या पूछ रहा है, दो क्रमवार वृद्धियाँ किस एक वृद्धि के समतुल्य होंगी मतलब बराबर होंगी। तो पहले हमारे पास 100 थे, 121 हो गए, वृद्धि कितनी हुई 21 की, सही है, तो यही 21% के बराबर होंगे। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का कर 10% कम करने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु को उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का कोई वस्तु दी है, उस पर 10% हमने कम कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसी से लेके चलते हैं। कोई भी हमारी वस्तु थी 100%, उसको हमने 10% कमी कर दी उस पर, यही तो हुआ 10% कमी, माइनस 10% कर दिया। 100 का 10% कितना होता, अभी मैंने कराया था 10 की कमी कर दी तो कितना हुआ 90 आ गया। 100 पर 10 की कमी, 10% की कमी करने पर, कम करने पर 10% 10 होता है, 10% की कमी कर दी तो 100 से 90 हो गया, 90 बचा। अब क्या बोल रहा है, करने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, वस्तु को उपभोग में कितनी प्रतिशत वृद्धि। कमी करने पर भी जो हमारी वस्तु थी 100% वो 100% ही रहती है, ये बोल रहा है। ठीक है, किसी वस्तु का कर 10% कम करने पर वस्तु का कर 10% कम कर दिया, कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, फिर भी कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। एक क्वेश्चन के हिसाब से 100 रहता है और हमारे हिसाब से 90 बचा। ठीक है, हमारे हिसाब से 90 बचा क्योंकि 10% की कमी कर दी। तो उपभोग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब पूछ रहा है उपभोग में वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई। वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 से 100 जाने के लिए दोबारा कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। ठीक है, कितने पर है 90 पर है, परसेंट निकालने के लिए 100। ठीक है, किसी वस्तु पर 10% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी तो वस्तु हमारी आ गई 90। कमी करने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, ये तो हमने निकाला 90, 10% की कमी करने पर 90 रह गया। राजस्व अपरिवर्तित रहता है मतलब 100 था और 100 ही रहता है, कहने का मतलब ये है। तो 90 से फिर 100 ही रहेगा और क्वेश्चन के हिसाब से 90 बचा, तो 90 से 100 तक जाने के लिए 10 का अंतर है। ठीक है, 10 का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर जो भी है वो 10, 90 से 100 तक जाने के लिए 10 की ज़रूरत और पड़ेगी, उसी से परसेंटेज निकलेगा हमारा 10 और कितने पर 90 पर गुणा 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, 0 से 0 कट गया, 100/9। अब इसको तोड़ दें, 9 एकम 9 बचा 1, 10 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल क्लिक करके आप इस पर लगा लें, डबल टैग करके कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे का कोई एग्जाम और यूपी पुलिस का कोई एग्जाम नहीं बचा है, कह सकते हैं कि स्टेट एग्जाम में तो हमारे यूपी के कितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने। शायद ही कोई शिफ्ट बचा हो, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन ना हो, वैल्यू चेंज कर देता है और कोई थोड़ा सा इधर का उधर कर देता है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में। पहले क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे समझेंगे,
फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ठीक है, तो इसमें शीशा शीशा ही दिख रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है जहाँ पर हमें शीशा और टिन की बात हो रही है, शीशा और टिन। ठीक है, क्योंकि मिश्रण हमारा टोटल 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन का मिश्रण है। तो सबसे पहले हम लिख लें शीशा टिन। ठीक है, दो चीज़ों का मिश्रण है, तो 2 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए। अब क्या दे रहा है, 60% शीशा है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है, ये आप सब लोग जानते हैं। 60% शीशा है, तो मैंने क्या बोला था आपको, स्टार्टिंग में बताया था कि अगर जब भी 60% खर्च की बात करें तो हमारा मतलब बचत कितनी हुई, 40% बचत हुई, तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर। 50 किलोग्राम शीशे के मिश्रण में 60% शीशा है, शीशा कितना है, 60%। ठीक है, केवल 60% तो ही शीशा दिया है। अब जब मिश्रण हमारा पूरा होता है 100%, 60% शीशा है, तो टिन कितना बचा, अपने आप में 40% बचा। ये कोई क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को साफ दिख रहा है कि अगर 60% शीशा है तो 40% टिन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। अब क्या बोल रहा है कि शीशा जो हो जाए हमारा 75% हो जाए, कि कितना शीशा और मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। जब 75% शीशा हो जाएगा तो टिन हमारा 25% बचेगा इधर। ठीक है, टिन हमारा 25% बचेगा। बस यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही 2 ट्रिक हैं जो मतलब ट्रिक कह सकते हैं, या कुछ अपने दिमाग से कैसे करके क्वेश्चन पढ़ना हमें किस तरीके से चाहिए, कैसे निकालते हैं। 50 किलोग्राम शीशे व टिन का मिश्रण है, इसमें 60% शीशा है, जब 60% शीशा था टिन 40% बचा। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएंगे, मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। 75% शीशा जब होगा जब 25% टिन होगा, तभी तो मिश्रण पूरा होगा। अब इसमें एक नोट करके एक पॉइंट लिख लें, नोट करके एक पॉइंट लिख लें इसमें, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, वैसे तो बेसिक लेके चलोगे तो बहुत इतना 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 इतना, लेकिन इसे आप ट्रिक भी कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर सकते हैं। इसमें दिया है जिससे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें। इसको समझ में कैसे आएगा, क्या दिया है इसमें, इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं कि मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, 75% शीशा हो जाए। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं, कितना शीशा और मिलाएं, कितना शीशा और मिलाएं, इस कितना शीशा और मिलाएं, मिलाएं या घटाएं, मैंने वही पॉइंट लिखवाया है। जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, इसको हटा दो, इसको काम में हमें नहीं लेना है। अब हमारा क्या बचा, टिन 40% और 25%, तो क्या बोल रहा है, और टोटल हमारा कितना किलोग्राम था, 50 किलोग्राम। टोटल मिश्रण हमारा कितना था, 50 किलोग्राम, और इसके हिसाब से कितना आया, 40/25। ठीक है, 25 से सीधा कट जाएगा, 25 दूनी 50, 40 दूनी 80। ये क्या आया, ये हमारा वो नहीं आया कि कितने परसेंट शीशा वो मिश्रण में कितना मिलाएं कि 75% शीशा हो जाए। ये हमारी टोटल वैल्यू आई है, यहाँ पर लिख लो मिश्रण। ये हमारा टोटल मिश्रण आया है जो कि 80 किलोग्राम है। 80 किलोग्राम टोटल मिश्रण आया है हमारा। इसमें 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में, अब टोटल में से 50 किलोग्राम अगर हम घटा दें, 80 में से हम अपना 50 घटा दें तो कितना बचा, 30 किलोग्राम। ये पूछ रहा है कितना शीशा और मिलाएं, तो 30 किलोग्राम शीशा और मिलाना पड़ेगा। शीशे की जब वैल्यू निकालेंगे तो 80 में से 50 घटा देंगे, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम शीशा और मिलाना पड़ेगा जब जिससे मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाएं कि मिश्रण में 75% शीशा हो जाए। ठीक है,
तो शीशा अगर 60% है तो टिन 40% बचेगा, ठीक है। अब 75% शीशा बनाने के लिए टिन 25% होगा उसमें, तभी तो 75 और 25 100 होगा। इसमें इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिखने, जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, मतलब जो चीज़ मिलाई या घटाई जाती है उसे काम में नहीं लेते हैं, क्वेश्चन दूसरी वैल्यू से हल करते हैं, ठीक है। तो टोटल मिश्रण हमारा क्या था, 50 किलोग्राम का टोटल मिश्रण था। तो 50 किलोग्राम का टोटल मिश्रण लाने के लिए जब हमने ये वैल्यू इसमें बनाई थी, तो टोटल लाने के लिए हमें कितना किलोग्राम में लाना पड़ेगा पहले, कि कितना टोटल हमारा किलोग्राम मिश्रण हो गया। तो या इससे सॉल्व करें या इससे सॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने की ट्रिक मतलब या कोई लॉजिक यही है कि जिसे मिलाएं या घटाएं उसे काम में ना लें, दूसरे वाली फॉर्म से इसको सॉल्व करें। तो 50 से टोटल वैल्यू निकालेंगे, 50 का 40/25, जो सीधा सीधा वैल्यू है उसको सीधा सीधा ऐसे ही रख देंगे, 50 का 40/25 80 किलोग्राम आ गया टोटल मिश्रण। अब टोटल मिश्रण में 80 किलोग्राम में कितना हम लोगों ने मिलाया था, इसको 50 किलोग्राम के मिश्रण में मिलाया था, ठीक है। 50 किलोग्राम के मिश्रण में मिलाया था तभी 80 किलोग्राम हुआ। तो शीशा निकालने के लिए इसमें हम क्या कर लेंगे, 80 में से 50 घटा देंगे, 30 किलोग्राम शीशा हमारा बचेगा। तो ये पूछा है कि कितना शीशा मिलाएं, तो मिश्रण में 75% शीशा हो जाता है, 30 किलोग्राम शीशा मिलाना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% हिंदी में उत्तीर्ण रहे। किसी कक्षा में 60% इंग्लिश में और 70% हिंदी में उत्तीर्ण रहे, मतलब पास रहे, और 20% दोनों में फेल रहे। 60% अंग्रेजी में और 70% हिंदी में उत्तीर्ण रहे और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, मतलब फेल रहे। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी फेल रहे, और यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2500 थी तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में कराया भी था, दोबारा करा देता हूँ। पहले हम इस गोले के टाइप में इसको वो कर दें, जब इसमें कक्षा में 60% अंग्रेजी में, 70% हिंदी में उत्तीर्ण रहे, 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो 20% कॉमन वाला भाग होगा जो दोनों में अनुत्तीर्ण रहे होंगे। ये हमारा आ गया इंग्लिश, ये आ गया हमारा हिंदी, ठीक है। क्या दे रहा है, 60% अंग्रेजी में, 60% अंग्रेजी में और 70% हिंदी में, 70% हिंदी में। क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण रहे मतलब पास रहे, ये भी पास है ये भी पास है। अब क्या दिया, 20% दोनों में फेल रहे। तो 20% दोनों में जब फेल रहे तो पास कितने होंगे, जब 20% फेल रहे तो पास कितने होंगे, 80%। 80% तो ही पास होंगे, जब 20% फेल है तो कॉमन वाला पॉइंट हमारा कितना आ गया, 80% पास। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था कि इन दोनों का कॉमन वही होता है जो 100 के ऊपर होता है। अगर वैसे अगर 80% नहीं दिया होता, 20% नहीं दिया होता, तो इनका कॉमन पॉइंट पूछता तो हम क्या करते, 7 6 13 130, 100 में से 130 में से 100 घटा दिए, मतलब 30 जो ऊपर का पार्ट होता है वही कॉमन होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने कॉमन दे रखा है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अगर या तो हम पास पास वाले सारे बना लें या तो हम फेल फेल वाले बना लें, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसा नहीं हम पास वाले ही कर रहे हैं। अगर 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 60% अंग्रेजी में पास हुए तो फेल कितने हुए, 40%, ये कर सकते हैं। 70% हिंदी में पास हुए तो फेल कितने हुए, 30%, ठीक है, 30% फेल हुए। अब कह दे यार 20% दोनों में फेल हुए, अब कुछ करना ही नहीं था, अब सीधा सीधा 20% लिख देते। चाहे तो हम फेल वाली ट्रिक बना लें, टेक्निक बना लें, चाहे तो हम पास वाली बना लें। शर्त यह है कि या तो तीनों सेक्शन में पास होगा या तो तीनों सेक्शन में फेल होगा, ठीक है। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन, ये इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वही प्रोसेस, इन दोनों को जोड़ा, 7 6 13 130 और 100 में से घटाते थे वो आता था। अब इसको 130 में से कॉमन वाला पॉइंट इसका घटा देंगे। ये तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास हैं, ये दोनों सब्जेक्ट के पास हैं और ये दोनों में कॉमन पास हैं, तो दोनों सब्जेक्ट में से कॉमन वाले निकाल लें। दोनों सब्जेक्ट में से कॉमन निकाल लें तो कितना बचा, 8 5 13, 50% बचा। 50% ऐसे विद्यार्थी हैं दोनों सब्जेक्ट 60% इंग्लिश में पास हैं, 70% हिंदी में पास हैं और 80% दोनों में पास हैं, ठीक है। तो दोनों के पास वाले अगर हम निकाल लें तो सिंगल परसेंट निकल आएगा, दोनों
कॉमन वाला पॉइंट निकाल दें, इन दोनों को जोड़ा, 170 में से 180 घटा दिए, 50% बचा। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने निकले हमारे, 50%। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2500 थी। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में हमारे हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्ण विद्यार्थी टोटल हैं हमारे 50%। उत्तीर्ण विद्यार्थी टोटल हैं हमारे 50%। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी संख्या थी 2500, ठीक है, और टोटल विद्यार्थी पूछा है, तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे हम सबसे पहले टोटल निकालने के लिए। पहले 1%, 50 पंजे 250, 0 से 0, 5 पंजे 25, 0, 250, 5 पंजे 25, 2 0, ठीक है। 1% की वैल्यू वही 50, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल निकालना है हमें 5000, यही हमारी संख्या हो जाएगी। टोटल स्टूडेंट हमारे होंगे 5000। एक बार इस क्वेश्चन को और देख लें। किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में, 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, 20% दोनों में फेल रहे। जब 20% दोनों में फेल होंगे तो 80% दोनों में पास हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि हम फेल और पास दोनों को साथ में रख के नहीं कर सकते, या तो फेल वाले रख लें साथ में या तो पास वाले रख लें। तो 80% दोनों में पास हुए। अब क्या हमारा लॉजिक था, इन दोनों का कॉमन निकालने के लिए जो कॉमन पार्ट होता है उन दोनों में से ये घटा देते हैं, ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर जो कॉमन पार्ट होता है उसे घटा देते हैं, तो हमारा टोटल परसेंट निकल आता है कि कितना परसेंट हमारा है एक्चुअल में। तो वही किया हमने, 7 6 13, 130 में 130% में से 80% घटा दिया तो 50% बचा। एक्चुअल वैल्यू हमारी आ गई कि 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं, ठीक है। टोटल विद्यार्थी हमारे जो है वो 50% हैं जो पास हैं, यहाँ लिख लेते हैं टोटल विद्यार्थी। अब ठीक है, टोटल हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 50% हैं जो कि हमारे पास हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग 50% विद्यार्थी पास हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रहे हैं यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो, तो हमारे अकॉर्डिंग 50% पास हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2500 हैं, तो वहीं वैल्यू सब बराबर रख देंगे। 1% के बाद मान आ गया 50, 100% में बात करते हैं तो 5000, यानी टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी थे, 5000 विद्यार्थी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी जिले की जनसंख्या 2,96,000 है जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं, ठीक है। कोई टोटल जनसंख्या 2,96,000 जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं। कुल संख्या का 50% शिक्षित है, संख्या का नहीं जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कोई टोटल संख्या दे दी है, उसमें इतने पुरुष हैं, और उसमें भी दे दिया है कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो। कुल जनसंख्या जो हमारी ये है इसके 50% शिक्षित हो। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, 50% शिक्षित होने के बाद अब दे दिया कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारी टोटल जनसंख्या है इतनी, ठीक है। यदि दिया है जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या इतनी है, तो इसमें मैन कितने दिए हैं, 1,66,000, तो वुमेन कितने हो जाएंगे, इसमें से घटा दो, 0 0 0, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 1,30,000, ये हमारी वुमेन आ गई, ठीक है। ये हमारी थी टोटल जनसंख्या। टोटल जनसंख्या में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें 1,66,000 पुरुष हैं, ठीक है, 1,66,000 पुरुष हैं, तो स्त्रियां कितनी बची, इसमें टोटल जनसंख्या में से घटा दिया। अब क्या बोल रहा है, यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो। अब यहाँ दिया कुल पुरुष हमारे कितने हैं, 1,66,000, यही तो आया, ये दे भी दिया है 1,66,000 पुरुष हैं। अब इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, इधर कर लेते हैं। कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, और क्या दिया है, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो। पहले कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित निकालते हैं, 29
इसका, ठीक है। 50% शिक्षित है, ये कुल जनसंख्या, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 2 जीरो, ये लग गए 5 36, 5 9 45, 3 48, 5 दूनी 10 4 14, 1,48,000 इतने लोग शिक्षित हैं इसमें। 1,48,000 जो जनसंख्या है ये टोटल शिक्षित लोग हैं इतने, ठीक है। किसी जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, टोटल 2,96,000, जिसमें 1,66,000 पुरुष हैं, 1,66,000 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची, इसमें से ऐसा घटा देंगे, 1,30,000 महिलाएं बची। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। कुल जनसंख्या हमारी थी 2,96,000, 2,96,000 का 50% निकाला शिक्षित, 50% 1,48,000 बचा, शिक्षित हैं टोटल। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, अब निकाल लें यहाँ से कुल पुरुष हमारे कितने हैं, 1,66,000 का 70%, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कितना आया, 7 का 0 0, 7 का 0 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 6 42 4 46, 7 1 7 4 11, 1,16,200 कुल पुरुषों का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलने हैं, बड़े आराम से ध्यान से क्वेश्चन करना है, जरा सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन तबाह कर देती है और 1 नंबर माइनस चला जाता है, 1 नंबर कटता भी है और आधा नंबर माइनस भी चला जाता है, 1/4 है 1/3 जो भी होता है वो। क्या दिया है, कुल पुरुषों का 70%, कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, कुल पुरुषों का 70% शिक्षित, ये निकल आया, कुल पुरुषों का 70% शिक्षित 1,16,200। वहीं क्वेश्चन में दिया कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हो, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित निकाल लिया हमने, टोटल जनसंख्या शिक्षित हमारी जितनी थी इतनी आ गई। अब क्या पूछ रहा है, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात सोचने की है, कुल जनसंख्या हमारी जो है शिक्षित जनसंख्या है वो 1,48,000 है, ठीक है। जनसंख्या में मैन और वुमेन ही आते हैं, कोई अदर नहीं आते। कुल जनसंख्या 1,48,000 है, शिक्षित है। इसमें 1,16,200 पुरुष हैं जो भी शिक्षित हैं। अगर टोटल जनसंख्या में से 1,16,200 घटा दें तो स्त्रियों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों के। टोटल जनसंख्या में से, टोटल शिक्षित जनसंख्या में से शिक्षित पुरुषों की संख्या निकाल दें तो शिक्षित महिलाएं बचेंगी, बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, तो वही कर रहे हैं हम लोग। 1,00,000 माइनस 116,200, इसको घटा देंगे, 0 0, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 1 गया 0। ये वह संख्या है शिक्षित स्त्रियों की संख्या 31,800। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। गाइस इस पर डबल मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लें आप, कितनी भी बार इम्पोर्टेंट लगा लें तो कम है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी से रिलेटेड हो, चाहे केंद्र की कोई भर्ती उससे रिलेटेड हो, या रेलवे का हो, या यूपी पुलिस का हो, या किसी भी वैकेंसी का हो, एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी के मूल्य में, चीनी का नाम से आप समझ जाना कि जब भी चीनी की बात आएगी तो कोई ना कोई ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से ऐसा कराऊंगा। सबसे पहले लास्ट लाइन की तरफ चलते हैं। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम ये जान लें, इसको 20% की वृद्धि, इसको भी छोड़ दें। चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव पूछ रहा है, तो प्रति किलोग्राम निकालने की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। जब 500 में 5 किलोग्राम कम खरीदेगा तो 1 किलो का मूल्य कितना आएगा। जब 500 में 5 किलोग्राम कम खरीदेगा, या खरीदेगा तो है ही, कम या ज़्यादा कुछ भी, तो 1 किलोग्राम का जब हम मोल निकालेंगे, 1 किलोग्राम का मूल हमारा कितना आ गया, 100। 1 किलोग्राम का मूल हमारा 100 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। 1 किलोग्राम का हमने निकाल लिया, 1 किलोग्राम की वैल्यू हमारी आ गई 100 रुपये, ठीक।
ये पूछ रहा है हमने जब पूछा था बड़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए, तो 1 किलोग्राम का हमने 100 रुपये निकाल लिया, ठीक है। अब जो भाव बड़ा होगा वो इस 1 किलोग्राम पर ही तो बड़ा होगा, 1 किलोग्राम पर बढ़ेगा भाव जब भी तो हम आगे का भाव ज्ञात कर लेंगे। तो सीधा सा दिया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई थी जब किसी व्यक्ति ने 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी। जब 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदी तो वहाँ से हम 500 रुपये में 5 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 100 रुपये की हो गई, ठीक है। 1 किलोग्राम 100 रुपये की हो गई। अब यहाँ से हमने 1 किलोग्राम का भाव निकाल लिया। मोस्टली हमें इसमें सबसे पहले 1 किलोग्राम का भाव ही निकालना पड़ता है जब हम आगे क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि प्रति किलोग्राम की बात होती है जहाँ भी होती है इसमें भाव की बात होती है तो हम प्रति किलोग्राम के हिसाब से निकालते हैं, इसलिए 1 किलोग्राम की वैल्यू निकाल लें। 100 था, अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, अब इस 100 पे ही तो 20% की वृद्धि हुई होगी, इस 100 पे ही तो 20% की वृद्धि हुई होगी। जब 1 किलोग्राम की वैल्यू जब 100 रुपये है तो इस 100 रुपये में ही तो 20% की वृद्धि हुई होगी। 100 से 100 काट दिया, हमारा कितना बचा 20। बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए 20 रुपये प्रति किलो, ये आ गई हमारी बढ़े हुए भाव की वैल्यू। आप समझ लें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आसानी से समझ लें। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। जब 500 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीदता है तो 1 किलोग्राम चीनी 100 रुपये की हो गई, 100 रुपये की हो गई। अब 1 किलोग्राम चीनी जब 100 रुपये की हुई तो 1 किलोग्राम चीनी 100 रुपये की हुई तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर इस 100 पे ही तो 20% की वृद्धि हुई होगी, जब तो हमें भाव पता लगेगा कि 20 रुपये बढ़ा, 40 रुपये बढ़ा, कितना बढ़ा। इस 100 पे जब 20% की वृद्धि होगी, जब आप रिवीजन करोगे तो आप सीधे कर लोगे, 100 पे 20% की वृद्धि हुई मतलब 20 रुपये किलो प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव बढ़ गया। बढ़ा हुआ भाव पूछ रहा है तो या ऐसे निकाल लें, 100 पे 20 रुपये की 20% वृद्धि तभी 20 रुपये किलोग्राम आया। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, और इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर किसी ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर, जब 25% की कमी हुई तो किसी ग्राहक को 2 किलोग्राम सेब 240 रुपये में मिले, 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिले। तो भाई 1 किलोग्राम का निकालेंगे, पहले 1 किलोग्राम का निकालेंगे, 240 में 2 किलोग्राम मिले तो 1 किलोग्राम का 120, 1 किलोग्राम की वैल्यू 120 रुपये अधिक मिलते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। अब सीधे से 120 1 किलोग्राम का है तो 25% की कमी हुई थी तो इसका 25% निकाल देंगे सीधे से। यहाँ पर 1 किलोग्राम की जो हमारी वैल्यू थी, जो हमारी 1 किलोग्राम की वैल्यू है उसका सीधे से 25% निकाल देंगे, ठीक है। 25 चौका 100, 4 3 12, घटा मूल्य हमारा कितना आ गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति केजी, ठीक है। 30 रुपये प्रति केजी, इस तरीके से क्वेश्चन निकल गया। यहीं कहीं पूछ लेता कि इसका पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका पहले का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लें, पहले का पूछे तो और बाद का पूछे तो क्या करेंगे, कभी 100 ऊपर कभी 100 नीचे, इसमें मैं भी बहुत कन्फ्यूजन में रहता था। इससे मैंने इससे आसानी से याद किया, पहले का पूछे तो 100 अंश में लगाएंगे और बाद का पूछे तो 100 हर में लगाएंगे। एक छोटी सी एक जानकारी है ये, इसके सहारे से आप कभी 100 कभी ऊपर लगाते हैं कभी नीचे लगाते हैं, इसका कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो यहीं अगर पूछ ले घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो, वो तो आ गया 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये तो अब का मूल्य आया, बाद का प्रेजेंट टाइम से आगे का मूल्य जो अभी प्रेजेंट टाइम। अगर पहले का पूछ ले, पहले का मूल्य पूछ ले, अगर पहले का मूल्य पूछ ले तब क्या करेंगे, जो हमारा बाद का मूल्य आया है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है, और 25% की कमी हुई तो 75% तो होगा ही साथ में। 25% की जब कमी हुई तो 75% तो हमारा बचा ही होगा, ठीक है। 100/75, ये 100 ऊपर इसलिए रखा क्योंकि पहले का पूछ रहा है, ठीक है। तो
15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पहले का मूल्य है। ठीक है, एक बार इसको फिर समझ लेते हैं। दिया है सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। वही प्रोसेस मैंने बोला था, सबसे पहले 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे। 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालेंगे कैसे, 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिले हैं, तो 1 किलोग्राम की निकालेंगे तो 120 रुपये होंगे 1 किलोग्राम के। 2 किलोग्राम मिले हैं 240 रुपये में, तो 1 किलोग्राम 120 रुपये में। ठीक है, सीधे से लगा देंगे। सेब के मूल्य 20% की कमी हुई थी। 20% की कमी जब 1 किलोग्राम की वैल्यू हमें मिल गई, उस 1 किलोग्राम की वैल्यू से ही तो हम 20% या 25% जो भी कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, घाटा हुआ या फायदा हुआ, वो लगाएंगे, तभी तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे उसकी कितने रुपए प्रति किलोग्राम में, क्योंकि प्रति किलोग्राम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले 1 किलोग्राम और उसी पे हम परसेंटेज अपना लागू करेंगे, जैसे कि कमी पूछ दी है या फायदा दिया है। तो 120 का 25% निकाल दिया, 25% की कमी 120 पे ही तो लगाएंगे जब पता लगेगा प्रति किलोग्राम, तो 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन का आंसर। अगर पहले का मूल पूछ ले, ये हमारा हुआ बाद का मूल, बाद का मूल कह लो या प्रेजेंट टाइम का मूल कह लो, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसी में क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता तो पहले का मूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले का मूल ज्ञात करने के लिए जो हमारी वैल्यू है 30 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 रुपये वैल्यू तो हमारी प्रेजेंट में है और पहले की वैल्यू निकालनी है। तो 100/75 वो इसलिए करा क्योंकि 25% की कमी थी, तो पहले की वैल्यू में तो 25% का प्रॉफिट हुआ होगा, 25% की कमी तो इस मूल्य पर हुई थी। ठीक है, और पहले का मूल्य जो था हमारा वो 75% का फ़ायदा हुआ होगा ना हमें, तो 75% का फ़ायदा हुआ। और ये 75 नीचे क्यों डाल दिया, मैंने इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया। पहले का पूछे तो 100 अंश में लगाते हैं। ठीक है, पहले का पूछे तो 100 ऊपर लेते हैं और बाद का पूछे तो 100 नीचे लेते हैं। इसको मैं आपको एक उससे कराऊंगा, जैसे कि एक इसका क्वेश्चन होता है, ये चीज़ आपको उसमें पता लगेगी जो मैं कराऊंगा आपका प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर कराऊंगा आपको, लाभ और हानि का। तो उसमें आपको इस चीज़ के बारे में समझाऊंगा कि 100 ऊपर और 100 नीचे कैसे, उससे रिलेटेड फार्मूला है, एक फार्मूले से आपको बेसिक कराऊंगा तो पता लगेगा। अभी आप समझ लें केवल यही, पहले का पूछे तो 100 अंश में, बाद का पूछे तो 100 हर में। तो 100 अंश में लगाया और 75% इसलिए लगाया तो 25% की कमी तो हमें बाद के मूल्य पर हुई है। पहले का मूल्य जो हमारा हुआ होगा उस पर तो हमें 75% फ़ायदा ही हुआ होगा। ठीक है, तो 100/75, 115 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 से स्क्वायर 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा बाद का मूल्य होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। यहाँ से परसेंटेज आपका पूरा कंप्लीट होता हुआ तीसरा लेक्चर है ये मेरा, इस तीसरे लेक्चर में आपका परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला, बस क्वेश्चन कभी 25% दिया, कभी 40% दे देगा। थोड़े क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जितनी भी टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज बनते हैं दोस्तों, मैंने सारे टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, नए चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू।